नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट की। जैसा कि आप सबको पता है कि कल ही सीटेट का जो है वो रिजल्ट आया है। दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था आपका 15 और 14 दिसंबर को, है ना। तो कल आपका रिजल्ट आया, आंसर की आपकी आ गई थी 2 जनवरी को। लेकिन कल फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर कर लिया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीटेट इस बार क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड में अभी एडमिशन लिया है और वो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली सीटेट क्या है और इसको कैसे इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है और सीटेट के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं सीटेट के बाद। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि सीटेट क्या है। सबसे पहले तो ये समझेंगे हम, उसके बाद देखेंगे हम कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन लोग जो है आप में से जो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करें सीटेट की और क्या मिस्टेक्स हैं जो हम एग्जाम में करते हैं जिसकी वजह से सीटेट का रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहेगी और सीटेट के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, है ना। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं हो रहा है तो बीएड करके क्या फायदा, या फिर बीएड कर भी लिया है तो फिर सीटेट करके क्या फायदा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग अबाउट सीटेट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सीटेट। तो अगर आपने बीएड किया है या बीएलएड किया है या फिर कोई भी टीचिंग फील्ड में आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई भी आपने टीचिंग कोर्स किया है, तो उसके बाद देखिए आप एक सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं। ठीक है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का मतलब है कि आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो ये 2 चरण में अभी शुरू किया है सीटेट ने, सीबीएसई इसको करवाता है। और पहला होता है आपका 1st to 5th के लिए, क्लास 1st to 5th के लिए, जिसको हम कहते हैं पीआरटी टीचर्स। अगर आपने 1st to 5th के लिए सीटेट दिया है तो आप क्या होंगे, पीआरटी टीचर होंगे। और पीआरटी का एग्जाम कौन दे सकता है, बीएड वाले नहीं दे सकते हैं, बीएलएड वाले दे सकते हैं या फिर डीएलएड वाले दे सकते हैं जिन्होंने बीएलएड या फिर डीएलएड किया हो साथ में ग्रेजुएशन के, या फिर 12th के बाद बीएलएड या डीएलएड किया हो, वो पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपकी एलिजिबिलिटी भी आ गई यहाँ पे। 1st to 5th के लिए जो पीआरटी का एग्जाम होगा वो 12th के बाद आप बीएलएड और डीएलएड अगर आप किए हुए हैं तो आप सीटेट 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम पेपर 1, पेपर 1 इसको हम कहेंगे पेपर 1, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेपर 2, पेपर 2, पेपर 2 जो होता है वो होता है 6 to 8 के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टीजीटी, टीजीटी टीचर्स, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब इसमें देखिए आप पेपर 2 कभी भी दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप बीएड अपीयर्ड हैं, ठीक है, बीएड में आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद भी आप दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं पेपर 2 देने के लिए, ठीक है। तो आप अब अगर अपीयर्ड भी होंगे ना तो भी आपकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की। वैलिडिटी कितनी है, लाइफ टाइम, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि हम सीटेट की प्रिपरेशन करें कैसे और क्या हमारे एग्जाम में मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से सीटेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है कि प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए
प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो जुलाई 2025 का सीटेट आप आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर आप एक दिन का ईमानदारी से 1 से 2 आवर भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका सीटेट जो है वो आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी से प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है अभी। लेकिन हमारी मिस्टेक्स क्या होती है कि जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो बच्चे जो हैं वो 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका सीटेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं ऐसा भी बोलते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की, बिना नोट्स भी बनाए भी हमारा क्वालिफाई हो गया। तो क्वालिफाई क्यों हो गया? उनका क्वालिफाई इसलिए हो गया क्योंकि उनका जो बेस है वो बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पहले तो आपका देखिए 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं और एक आता है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका पेपर 2 में होता है सोशल साइंस और या फिर साइंस। तो साइंस का पेपर अगर आप देंगे तो उसमें मैथ्स भी आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गए 30 मार्क्स के। और अगर सोशल साइंस का देंगे तो सोशल साइंस आएगा आपका 60 मार्क्स का। ओके, सोशल साइंस आपका होगा 60 मार्क्स का। सीडीपी आपका होता है 30 मार्क्स का। और उसके बाद 2 लैंग्वेज आते हैं, 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी राज्यों से हैं, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ही चूज करिए क्योंकि लैंग्वेज 1 का पेपर जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो चूज कर सकते हैं। मेरा तो रहा था इंग्लिश। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। और बस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलेंगे ना तो सीटेट का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा आपको अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो। सबसे पहले देखिए सीडीपी। सीडीपी का जो पेपर होता है ना उसमें आप एज अ टीचर नहीं सोचिए, आप एज अ स्टूडेंट सोचिए जब आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, वहां पे आपको कोई भी हार्श डिसीजन नहीं लेना है, जैसे कि स्टूडेंट के साथ कुछ भी मारने पीटने या फिर कोई भी पनिशमेंट देने वाला डिसीजन नहीं लेना है आपको आंसर में, कभी भी नहीं लेना है। उसके बाद एज अ स्टूडेंट सोचिए कि स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे के साथ। ठीक है, तो मतलब वो चीजें आपको सोच के आंसर करना होगा। और कुछ थ्योरीज होंगी जो हम अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे सीडीपी के लिए वो हम अभी उसके ऊपर एक लेक्चर बना के ले आएंगे और फिर वो चीजें भी हम देख लेंगे। उसके बाद आपका रहा है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस क्या है, पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका पेपर आता है इसमें। और इसमें भी देखिए आपके मिनिमम 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, अगर आपकी पेडागोजी में पकड़ है तो आप सोशल साइंस में आराम से 30 नंबर तो आराम से ले आएंगे, मिनिमम 30 क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 30 क्वेश्चन पेडागोजी से होते हैं। और जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है, काव्यांश और गद्यांश कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, गद्यांश पद्यांश जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। और लैंग्वेज की भी पेडागोजी होती है, उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 जो है वो लैंग्वेज 1 के मुकाबले थोड़ा इजी आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये टारगेट बना ले कि भाई मान लीजिए कि सीडीपी है तो सीडीपी में भी मिनिमम कम से कम हमें 24-25 मार्क्स रखने हैं कि इतने हमारे आ जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसका सबसे बढ़िया उपाय है आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर को आप जितना सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे ना उतना ज्यादा चांसेस आपका हो जाएगा कि आप पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। भले ही क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व करिए।
और उसके बाद उसके आंसर्स को देखिए कि क्या मतलब आंसर दिया है, सीटेट ने क्या आंसर दिया हुआ है इसका, और मैंने क्या आंसर चूज किया था, मेरी क्या मिस्टेक्स रही हैं। उसको पेपर को एनालाइज करिए। करने के बाद अब बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है उसको ऑनलाइन मोड पे कर रखा है, तो आप वहां से पेपर दे सकते हैं, ऑनलाइन पेपर। ठीक है, तो देखिए कि आप कितनी देर में उस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। और अगर एक तरीका ये भी है कि आप ओएमआर शीट, अगर आपकी वहां पे स्पीड में प्रॉब्लम आती है, देखिए जब भी हम पेपर देते हैं ना तो हमारी तीन चीजें बहुत सही होनी चाहिए। पहला होना चाहिए स्पीड, दूसरी होनी चाहिए एक्यूरेसी, ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी, और तीसरा होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो हमको एग्जाम में ना ये सभी चीज सबको फॉलो करके चलना पड़ता है। ठीक है, हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना ही है। ठीक है, एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा कि जितने क्वेश्चन आप कर सके उसकी एक्यूरेसी हो। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मोस्टली गलत जा रहे हैं। और तीसरी बात है स्पीड। स्पीड को आपको मैनेज करना है कि भाई जितना टाइम है उतने टाइम में ही मुझे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अब स्पीड को कैसे मैनेज करें। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एक क्वेश्चन को पढ़ लिया और ओएमआर शीट पे गए और एक को फिल करने लग गए, एक जो बॉक्स है उसको हमने फिल कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, एक पेन और एक पेंसिल, पेन पेंसिल जो है दोनों अपने साथ रखिए। पहले पेंसिल से क्या करिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उसमें जो आंसर आपको सही लग रहा है उसको टिक करते जाइए। जैसे ऑप्शन ए आपको सही लग रहा है, बी आपको सही लग रहा है, सी जो भी ठीक लग रहा है आपको उस पर टिक कर दीजिए पेंसिल से। पहले 10 क्वेश्चन आप उसके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पेंसिल से ही क्या करिएगा, आप ओएमआर शीट पे डॉट्स बना दीजिए। स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं उसके कौन से ऑप्शन सही हैं उस पे आप डॉट लगा दीजिए। ठीक है, फिर जैसे डॉट्स लग गए, फिर आप क्या कर सकते हैं, उनको फिल कर सकते हैं पेन से। जल्दी जल्दी फिल करते जाइए बस। तो ऐसे में क्या होगा कि आप गलत जो बॉक्स फिल कर देते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि ओएमआर शीट पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम का बॉक्स फिल हो गया, या फिर हम ऑप्शन सी पे फिल करना चाह रहे थे लेकिन गलती से ऑप्शन बी पे फिल कर दिया इसके। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है इसी वजह से आती है। पेंसिल से अगर आपने निशान लगाया रहेगा तो वहां पे बस उनको उनको देख के फिल करते जाना है, और आपको मिटाना होगा तो आप मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव करेगा। मैंने भी यही वाला जो तरीका था वो अपनाया था अपने एग्जाम में, और मैंने पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि व्हाट आफ्टर सीटेट, सीटेट के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद सीटेट के बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब पेपर वन में भी ऐसे ही होता है, जैसे पेपर टू है ना, तो पेपर वन का भी ऐसे ही है। उसमें एनवायरमेंटल साइंस आता है आपका, ईवीएस आता है, और सीडीपी तो आएगा ही आपका। लेकिन दोनों की सीडीपी में क्या डिफरेंस है, देखिए 1 to 5 का जो सीडीपी होता है और 6 to 8 का जो सीडीपी होता है वो दोनों डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जब आप आंसर देंगे तो आप 1 to 5 के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, पहली से 5वीं कक्षा का विद्यार्थी कैसा होता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको उसके आंसर्स को टिक करेंगे। लेकिन 6 to 8 में जो स्टूडेंट की कंडीशन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है सेकेंडरी लेवल का सोच के। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आपको देना है प्राइमरी लेवल का सोच के। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा सीडीपी में। ठीक है, उसके बाद बात आती है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, व्हाट आफ्टर सीटेट, सीटेट के बाद हम क्या करें। सीटेट के बाद हम क्या करें। अब देखिए सीटेट के बाद ना हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले तो दो ऑप्शंस हैं, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, दूसरा है आपके पास कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। देखिए
पहला तो है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा है आप प्राइवेट एग्जाम के लिए प्राइवेट स्कूल्स में ट्राई कर सकते हैं। तो दो तरीके की जॉब आप ले सकते हैं सीटेट के बाद। देखिए गवर्नमेंट में आप 1 to 5 का अगर देते हैं तो पीआरटी के लिए होता है एलिजिबल, ठीक है, और 6 to 8 का अगर देते हैं तो टीजीटी के लिए होता है। और सीटेट में पीजीटी के लिए अभी सीटेट की कोई जरूरत नहीं है, पीजीटी के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन पीजीटी के लिए एस्टेट निकले हुए हैं अभी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के पीजीटी के लिए, ठीक है, जो 9 to 12 के लिए होते हैं, जैसे हरियाणा टेट हो गया या फिर कोई और एग्जाम हो गया, बहुत सारे होते हैं अभी अलग अलग एस्टेट निकले हुए। तो गवर्नमेंट एग्जाम में आप सीटेट के बाद जो है किधर किधर अप्लाई कर सकते हैं, देखिए पहला है आपका डीएसएसबी, ठीक है। उसके बाद केवीएस को कर सकते हैं आप, अभी आरआरबी की वैकेंसी निकली है रेलवे की, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका बीपीएससी, है ना, और सुपर टेट, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स की बहुत सारी वैकेंसीज को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए सीटेट में एक क्राइटेरिया ये भी है कि 82 मार्क्स आपको लेके आने हैं ओबीसी या फिर एससी एसटी के लिए। लेकिन अगर आप 82 मार्क्स ही लेके आते हैं ना, तो क्या होगा कि आप सिर्फ उसी स्टेट के फॉर्म को फिल कर पाएंगे जिस स्टेट में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर आपको बाकी स्टेट्स के भी फॉर्म फिल करने हैं तो उसके लिए आपको कितना चाहिए, 90 प्लस चाहिए या 90 मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई करना है तो कम से कम आपको 90 मार्क्स सीटेट में सिक्योर करने ही होंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट सेक्टर में भी जहां पे आप जा सकते हैं। अब कई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एनवीएस भी है एक, उसके बाद ईएमआरएस भी है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन बात क्या आती है, कई एग्जाम्स में आपका 6 to 8 के लिए मांगता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आप एसएसटी ले रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री प्लस हिस्ट्री और जियो के साथ हिस्ट्री या फिर जियो में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और बाकी इसके साथ आप इको, पॉलिटी, साइकोलॉजी जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो जब भी आप डीएसएसबी में तो अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हटा दिया है फिलहाल। केवीएस की बात अगर हम करें या आरआरबी की बात हम करें, केवीएस की बात करें हम या फिर आरआरबी की या फिर बीपीएससी की, एनवीएस की, बीपीएससी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आई थिंक 6 to 8 के लिए नहीं होगा लेकिन 9 10th के लिए है। एनवीएस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका देखा जाता है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं है फिर भी क्या सीटेट आपको करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको सीटेट जो है वो देना ही चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भी बनता है तब भी आपको सीटेट देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, देखिए सीटेट अगर आप देंगे तो क्या आपके पास अगर सीटेट का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको पता है कि वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। हो सकता है कि कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए और इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनमें आपको कोई चेंजेस देखने को मिले। जैसे आरआरबी है आपका, इसमें क्या है, मास्टर्स डिग्री भी अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर्स की हुई है साथ में आपका बीएड है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसीलिए इसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो बेनिफिशियल ही रहेगा। नहीं तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काफी हेल्प करेगा सीटेट का सर्टिफिकेट। कैसे, देखिए प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप सीटेट क्वालिफाइड टीचर के रूप में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा, आप कोचिंग ओपन कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स आप अपने चला सकते हैं। तीसरा, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो
एजुकेशन कहीं पे वेस्ट नहीं जाती है, और इसके लिए आपको पता है कि आपको NCERT को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप SST वगैरह का या फिर साइंस मैथ का कोई भी पेपर आप निकालना चाहते हैं 6 to 8 के लिए या फिर 1 to 5 के लिए, तो सबसे जरूरी है कि आप NCERT को फॉलो करें, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके लिए कम से कम देखिए 3 सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप CDP पे फोकस करिए। CDP में एटलीस्ट 24-25 मार्क्स आपको लेके आने हैं। और बात रही SST की, तो SST में अगर आप 35 भी ले आएंगे, ठीक है, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में अगर आप 15+ लेके आते हैं, तब भी आप आराम से CTET को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए 25, 35, नाइन्टी मार्क्स आपके यही बन रहे हैं। तो इतने मार्क्स का आपको टारगेट यहाँ पे रखना है, कम से कम इतने मार्क्स आपको लेके आने ही हैं इन एग्जाम्स में, तभी जाके आपका CTET जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो है इस वीडियो से मोस्टली इंफॉर्मेशंस मिल गई होंगी। और अभी भी कोई अगर क्वेरी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।